हेलो, गुड मॉर्निंग। गैस लॉ मैडम आगे डिस्कस करते हैं। पिछली क्लास में हमने सारे गैसेस लॉ को पढ़ा था, उसके बारे में, उसके रिलेशंस क्या क्या थे, उसके फॉर्मूले कौन कौन से, डेरिवेशन क्या क्या थे, उसको हमने देख लिया था। आगे उसे हम कंटिन्यू करते हैं और इसमें पहले हम डिस्कस करेंगे डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब ये क्या होता है? देखो बेटा, डॉल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर सिंपल से मतलब होता है कि द टोटल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ सिस्टम इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच ऑफ द गैस। ठीक है, देखिए तो एक समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये कोई सिस्टम दिया गया है, इसमें डिफरेंट गैसेस देख रहे हो। मान लो गैस ए है, गैस बी है, गैस सी है, गैस डी है। और सपोज करिए इसका प्रेशर मान लें हम क्या, पी ए। इसका बेटा मान लो प्रेशर क्या है, पी बी। और इसका प्रेशर मान लीजिए पी सी। उसका प्रेशर मान लीजिए क्या है, पी डी। ठीक है, यानी जितनी भी गैसेस हैं सबका जो इंडिविजुअल प्रेशर है उसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर बोला जाता है। अगर इस पूरे सिस्टम का प्रेशर देखिए, यानी पीटी। पीटी क्या दिखा रहा है, टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम। तो डाल्टन लॉ क्या कहता है कि जो टोटल प्रेशर इस सिस्टम का होगा वो सभी गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर के एडिशन के बराबर होगा। हम कह सकते हैं जो टोटल प्रेशर है वो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी, और से कहाँ तक जा सकता है, ये इनफाइनाइट जितनी भी गैसेस हो सकती हैं। ठीक है, यही क्या दिखाता है आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जहाँ पी ए पी बी पी सी पी डी क्या दिखा रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस, और पी टी क्या दिखा रहा है, टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम। यहाँ बेटा टर्म बार बार आ रहा है, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इसका सिंपल सा मतलब होता है इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द गैस। जैसे ये सिस्टम आप समझ लो थोड़ा सा। जैसे मान लो गैस ए है, तो इस गैस का खुद का कितना प्रेशर है, अकेले का उसका कितना प्रेशर, उसे क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। यही होता है आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसमें जो अगला लॉ इंपॉर्टेंट है वो भी देखिए, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, या इसे इफ्यूजन भी कहते हैं, इन ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन। देखिए ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है इसके अकॉर्डिंग होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ द डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। हम कह सकते हैं जो किसी भी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है या उसका रेट ऑफ इफ्यूजन से हम आगे दिखाते हैं, ये उस गैस के डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। यही आपको क्या होता है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जहाँ आर क्या दिखा रहा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ इफ्यूजन, और डी क्या दिखा रहा है, डेंसिटी ऑफ द गैस। अगर बेटा देखो, अगर हम मान लो फॉर टू डिफरेंट गैस के ले लिए, फॉर टू डिफरेंट गैसेस, अगर हम दो डिफरेंट गैसेस की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन को देखा जाए तो हम लिख सकते हैं इसको R1 प्रोपोर्शनल टू 1/√D1। सिमिलरली R2 प्रोपोर्शनल टू 1/√D2। अगर इसको हम क्या करें, दोनों चीज़ कंबाइंड कर लें, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं R1/R2। ठीक है, इक्वल टू बेटा क्या मिल जाए आपको, अंडर रूट में D2/D1। ठीक है, इसको से आप इक्वेशन को कंबाइन करिए तब आपको क्या मिल जाएगा, R1/R2 इक्वल टू D1/2, यानी इन दोनों को क्या करिए आप, डिवाइड कर दिए इक्वेशंस को। इसके पिछले क्लास में देखा था जो डेंसिटी ऑफ द गैस होता है वो किसी भी गैस के मोलर मास के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको अगर लिखना चाहे इसको नेक्स्ट फॉर्म में तो लिख सकते हैं R1/R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, अंडर रूट में M2/M1। इसका एक रिलेशन बेटा ये भी है, या तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं या तो मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं।
इसको हम कंटिन्यू करते हैं कि ग्राम ऑफ डिफ्यूजन में कुछ छोटे छोटे रिलेशंस भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो काफ़ी न्यूमेरिकल्स पे पूछ लिए जाते हैं, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे पहला दे रहा है कंपैरिजन ऑफ द टाइम ऑफ डिफ्यूजन टेकन फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ द टू गैसेस, यानी मान लो दो गैसेस है, ठीक है। सपोज करिए गैस ए हो गया और गैस बी हो गया, ठीक है। अगर इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन मान लीजिए क्या है R1 है, और इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन मान लीजिए क्या है R2 है, और इसका वॉल्यूम मान लो बेटा क्या है V है, इसका वॉल्यूम भी मान लो क्या है कि सेम वॉल्यूम भी कह रहा है, और इनका जो टाइम ऑफ डिफ्यूजन है वो सपोज करिए क्या है T1 और इसका मान लीजिए क्या है T2, ठीक है। अब देखिए, और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है R इक्वल टू V/T, यानी यहाँ लिख सकते हैं R1 इक्वल टू V/T1, सिमिलरली R2 इक्वल टू V/T2। तभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग कि हमारा जो R1/R2 आया था किसके बराबर था, ये अंडर रूट में D2/D1 के बराबर। यहाँ से देखिए R1 की वैल्यू रख के तो हमें क्या मिलेगा, ये V/T1 इंटू इन्वर्स कर लेंगे आप, तो T2/V इक्वल टू क्या मिल जाएगा अंडर रूट में D2/D1। सेम वॉल्यूम में कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा फिर यहाँ से ये T2/T1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये अंडर रूट में D2/D1। इस रिलेशन को भी आप जानते रहिएगा, जहाँ T1 T2 क्या दिखा रहा है टाइम ऑफ द डिफ्यूजन। इसी तरीके से मैं एक छोटा सा रिलेशन और भी है उसको भी डिस्कस करते हैं। इसमें अगले जो रिलेशंस को भी देखते हैं, कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द गैसेस दैट डिफ्यूजेस इन द सेम टाइम, यानी यहाँ में क्या करना है सेम लेना है टाइम। अब सपोज करिए सेम चीज़ है, जैसे R1 आपने क्या देखा था अभी V/T क्या टाइम दिखा रहा है, ध्यान रखिए बेटा यहाँ पे T टाइम है, या आप ऐसा करिए T को टाइम को स्मॉल t दिखा लीजिए टाइम वाला, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये टेम्परेचर से बेटा कन्फ्यूज जाओगे, सभी स्मॉल t कर लीजिएगा। नहीं, यहाँ पे जो भी स्मॉल t दिखाया गया होगा तो क्या दिखा रहा होगा डिफरेंट टाइम्स दिखा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए मान लो रेट ऑफ डिवीजन पहले गैस का क्या हो गया R1 का V/T, सिमिलरली हम क्या लिखते हैं R2 इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा V/T, जहाँ T क्या दिखा रहा है टाइम ऑफ द डिफ्यूजन। इक्वेशन से देखें हम ग्राम्स लॉ से क्या होता है R1/R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर ये V/T इंटू T/V2। इसको सॉल्व कर लें तो क्या मिल गया आपसे यहाँ पे R1/R2 इक्वल टू क्या मिल गया फिर आपको यहाँ से V1/V2, ठीक है। अब देखिए आपने थोड़ी देर पहले देखा था ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन से कि जो R1/R2 होता है वो क्या था अंडर रूट में D2/D1 था, ठीक है। यानी इन दोनों के इक्वेशंस देखा जाए हम कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं V1/V2 इक्वल टू अंडर रूट में D2/D1। और बेटा इसके पहले रिलेशन देखा जो डेंसिटी होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के, तो इसको हम लिख सकते हैं फिर से मोलर मास ऑफ द M2 अपॉन मोलर मास ऑफ M1। ये रिलेशन भी आप जानते हैं कि वॉल्यूम और मोलर मास या वॉल्यूम या डेंसिटी का रिलेशन है, ठीक है। इसी तरह एक इसमें सिंपल से डेरिवेशन और है उसको भी डिस्कस करते हैं हम। बट इसमें जो अगला रिलेशन आएगा वो रेट ऑफ डिफ्यूजन और प्रेशर का आएगा। देखिए अभी तक हम जितना भी डिस्कस कर रहे थे तो हम मान चलिए प्रेशर में क्या था कांस्टेंट था, लेकिन अगर प्रेशर में कांस्टेंट ना हो तो हम जानते हैं अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा ज़्यादा ही होगा। यानी प्रेशर बेटा किसी भी चीज़ का ज़्यादा होगा तो गैस जब वहाँ से निकलेगी तो हाई प्रेशर के साथ निकलेगी। यानी हम कह सकते हैं जो किसी भी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रेशर के। और हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है किसके उस गैस के मोलर मास के या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, ठीक है। यानी इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लें, इन दोनों इक्वेशन हम क्या कंबाइन करें तो हम क्या लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल होता है P/√M के, ठीक है। ये जनरली रेट ऑफ
डिफ्यूजन और प्रेशर का रिलेशन को शो कर रहा है। अगर इसको बेटा दो अलग गैस के लिए दो अलग गैसेस के लिए बात कर लें तो हम कह सकते हैं कि R1/R2, जो R1/R2 क्या दिखा रहा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैसेस, इनका जो रिलेशन होगा क्या आ जाएगा फिर ये P1/P2 अंडर रूट में M2/M1। इस रिलेशन को भी आप जानते रहिएगा, ठीक है। ये कुछ रिलेशन, कुछ फॉर्मूले थे, कुछ डेरिवेशंस थे जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये सारे डेरिवेशंस या फॉर्मूले क्या होंगे वहाँ पे यूज होंगे। तो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके डिस्कस करेंगे वंडर वॉल इक्वेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और थोड़ा सा हम ब्रीफ में देखेंगे रियल गैस क्या होता है। थैंक यू।